आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी से संबंधित अवधारणाएं। इस पॉइंट में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे पृथ्वी के पारिस्थितिकीय विभाग, इकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ। इकोलॉजी के दृष्टिकोण से ग्लोब अर्थ दो भागों में विभाजित किया गया है। एबायोटिक का मतलब है जीवन विहीन, और दूसरा बायोटिक जिसका मतलब है जीवन जिसमें पाया जाता है। तीन बायोटिक अजैविक विभाग को पुनः तीन उप विभागों में बांटा गया है: वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाला विभिन्न गैसों का आवरण वायुमंडल बनाता है। इसकी चार स्पष्ट लेयर्स: ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर से प्रारंभ होकर यह परत 8 से 18 किलोमीटर, देखिए जो पोल्स होते हैं उन पे 8 किलोमीटर की हाइट, और जो इक्वेटर होती है वहाँ पर ये 8 से 18 किलोमीटर तक की हाइट पर फैली होती है, जिसमें गैसों की मात्रा में ऊंचाई के साथ अंतर नहीं पाया जाता, परंतु तापमान व नमी में ऊंचाई के साथ कमी आती है। निचले भाग में प्रत्येक किलोमीटर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है, जबकि ऊपरी सौरमंडल में प्रत्येक किलोमीटर पर 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। बादलों का बनना इसी क्षेत्र में होता है। इससे सबसे ऊपरी भाग तापमान स्थिर रहता है। सोप सीमा ट्रोपोपॉज कहलाती है। तो समझने की बात है कि ट्रोपोस्फियर 8 से 18 किलोमीटर की रेंज का वो वायुमंडलीय एरिया है जहाँ पर मौसमीय परिघटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, बादल बनना, ये सब हमारी अर्थ से लेकर के, अर्थ सरफेस से लेकर के और 18 किलोमीटर तक की रेंज का ट्रोपोस्फियर होता है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। यह है 50 से 55 किलोमीटर का क्षेत्र जहां बादलों से मुक्त होने के कारण उड़ान के लिए उपयुक्त है। ओजोन नामक गैस इसी परत के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जो सीएफसी जैसे रसायनों के कारण ओजोन में होल हो रहा है, और ओजोन है वो हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। देखिए हमें ये सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि अर्थ की सरफेस के पास ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होती है जिसकी विड्थ है वो 50 से 55 किलोमीटर की होती है। यहाँ कोई बादल नहीं बनता, तो जो भी हमारी हवाई जहाज वगैरह चलती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही चलती है। स्ट्रेटोस्फियर के जो अपर लेयर होती है वो ओजोन लेयर होती है, जहाँ ओजोन O3 गैस की बहुलता होती है, जो सूर्य से आने वाले जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उनको रोक लेती है, इसलिए ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। आगे क्लासेस में आप इसके बारे में, ओजोन क्षरण के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। इस क्षेत्र में मिलने वाली गैसों के परमाणु आयोनाइज हो जाते हैं। इस परत में कम तरंगदैर्घ्य की तरंगे, शॉर्ट वेव को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, परंतु माइक्रोवेव इनके पार जा सकती है। इसी गुण का लाभ उठाकर रेडियो तरंगों को दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जा सकता है तथा उपग्रहों से सूक्ष्म तरंगों से सूचनाएं पृथ्वी तक भेजी जाती है। तो आयनोस्फीयर वो होता है जो हमारे रेडियो, हमारे जो ये रेडियो चैनल्स, माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। एक्सोस्फीयर, यह वायुमंडल का बाह्यतम होता है वायुमंडल का, यहाँ वायु अत्यंत विरल हो जाती है, इसके बाद अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाद आता है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिसपे हम निवास करते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का वह भाग है ये इसके तीन प्रमुख भाग हैं। क्रस्ट प्रपटी, वह भाग जिसे हम देखते हैं, जिस पर समस्त जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह ठोस भाग 16 से 50 किलोमीटर तक फैला है। मेंटल, यह 2880 किलोमीटर मोटा भाग लोहा और मैग्नीशियम की चट्टानों का बना है। मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी का जो मेंटल है उसमें कौन से आयन अधिकतम पाए जाते हैं, मेटल, लोहा और मैग्नीशियम, तथा यह पृथ्वी के वजन का 6% और आयतन का 84% होता है। और अर्थ के सबसे सेंटर में आता है कोर, यह आंतरिक भाग है जिसका तापमान 8000 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है
तथा इसे भारी घनत्व के निकल और लोहे जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसी कोर जोन में पाए जाने वाले लोहा तत्व के मेटल के कारण है। उसके बाद तीसरा आता है इस जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी के समस्त जल तत्व जलमंडल कहलाता है। यह समुद्र, खाड़ी, नदियाँ, तालाब, झरने, स्रोत, पोखर, जमी, बर्फ, तरल, वाष्प किसी भी रूप में हो सकता है। तरल जल जीवन का मूल है। जीवों का अधिकांश भाग 65 से 98% जल का ही बना होता है। पृथ्वी पर जल का वितरण इसके अनुसार है। देखिए, ओशंस जो होते हैं वो हमारे टोटल जो वाटर बॉडी है उसका 97.3% पार्ट ओशंस के रूप में है। आप जानते हैं ओशंस का वाटर सैलाइन वाटर होता है, उसमें साल्ट कंटेंट अधिक पाया जाता है, तो वो ड्रिंकेबल नहीं है। तो 97.3% पार्ट तो नॉन ड्रिंकेबल है। ग्लेशियर्स और पोलर आइस के रूप में 2.01, तो ये जमे हुए के रूप में होता है। मृदा की मिट्टी सोइल मॉइस्चर है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में 0.58% वाटर। रिवर, पॉन्ड, झीलों के रूप में 0.02 फ्लोटिंग वाटर है ये। वायुमंडलीय जल यानी आर्द्रता के रूप में 0.001% और कुल वाटर 100%। फ्रेश वाटर हो गया 2.6। तो मित्रों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए टोटल वाटर मास का कितना परसेंट फ्रेश है, 2.6%, और कितना सलाइन है, लवणीय है, 97.39%। सलाइन या लवणीय वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है कुछ कंट्रीज के द्वारा। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होती है। मित्रों, ये इंट्रोडक्शन है। आगे की क्लासेस में आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो बात करते हैं बायोस्फीयर। समस्त जीवित समुदाय पर्यावरण का जैविक घटक बायोटिक पार्ट बनाता है। पारिस्थितिकी में जैविक मंडल बायोस्फीयर की संकल्पना भी की गई है, जो पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जिसमें जीवन संभव है। इसमें महाद्वीपों का सतह लिथोस्फीयर, समुद्र व सतह के निकट वायुमंडल तीनों शामिल होते हैं। ध्रुवीय बर्फ, पर्वतों की हिम रेखा के ऊपर जहाँ ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसमें शामिल नहीं है। यह क्षेत्र पैरा बायोस्फीयर रीजन कहलाते हैं। इस प्रकार जैव मंडल एकदम पृथक चौथा भाग न होकर पूर्ण वर्णित तीनों मंडलों से मिलकर बना होता है। तो देखो, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इसको सामूहिक रूप से हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। आपको ये याद रखना है। यहाँ जीवन संभव है। इसकी सीमाएं वायुमंडल में 10 किलोमीटर तक, समुद्र में 3500 फीट और मृदा व धरातल में 2300 फीट तक फैली है। इसे हम एग्जोस्फीयर, अनेक बार इसे हम एग्जोस्फीयर भी कहते हैं। तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। जैसे स्पीसीज क्या होती है, इसका डिस्कशन हम आगे की क्लासेज में विस्तृत करेंगे। आप पढ़ भी चुके हैं। एक स्पीसीज वो होती है जिसके सदस्य जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के समान हो, आइडेंटिकल नहीं हो, और वो आपस में रिप्रोडक्शन करके ऐसी ऑफ स्प्रिंग संतानें उत्पन्न करे जो आगे में जनन सक्षम हो, वो एक स्पीसीज कहलाती है। पॉपुलेशन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं समष्टि। इकोलॉजी में पॉपुलेशन का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है। तो मित्रों, आपको ये याद रखना है कि इकोलॉजी की यूनिट क्या है। इकोलॉजी की यूनिट एक इंडिविजुअल नहीं है, इकोलॉजी की यूनिट एक पॉपुलेशन है। यह कोई वर्गीकीय इकाई नहीं, एक जाति के जीवों का समूह। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी निश्चित क्षेत्रफल के अंदर किसी निश्चित समय में एक ही जाति के जितने लोग होंगे वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी, जो किसी समय किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है। पॉपुलेशन में जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, उनका आयु का वितरण आदि पॉपुलेशन के महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं, जिनका हम विस्तृत विवरण करेंगे, चर्चा करेंगे। समुदाय, कम्युनिटी,
प्रकृति में एक ही तरह के वातावरण में मिलने वाले जातियों, जंतुओं, वनस्पतियों का समूह कम्युनिटी कहलाता है। देखिए, कम्युनिटी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्रफल में जितनी जातियां पाई जाती हैं, वो कम्युनिटी कहलाती है। क्योंकि जीवों की जातियां अंतर संबंध दर्शाती है, अतः पॉपुलेशन की तुलना में कम्युनिटी एक अधिक स्थिर और आत्मनिर्भर इकाई है, क्योंकि इनमें विभिन्न जैविक घटक होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कोई पॉपुलेशन अधिक स्टेबल होता है या कम्युनिटी, तो आंसर आएगा कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी में अलग अलग जातियों की पॉपुलेशन में इंटरेक्शंस उसको अधिक स्टेबल बनाता है। फिर आता है इकोसिस्टम। एक छोटे से तालाब की कल्पना कीजिए जिसमें सूर्य की ऊर्जा से कार्बनिक पदार्थ बनाने हेतु हरी शैवालें पाई जाती हैं। देखो मित्रों, याद रखना है कि जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाशीय ऊर्जा तो सनलाइट हो गई और रासायनिक ऊर्जा हो गई ग्लूकोज का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये प्रोसेस हरित लवक के अंदर होता है। इनका भक्षण करने वाले जंतु, कीट, लार्वा, मछलियां भी पाई जाती हैं। इन्हें खाने वाले जीव, मेंढक, कछुए, जल सर्प भी पाए जाते हैं। इनमें से किसी के मरने पर यहाँ के सूक्ष्म जीव इनका अपघटन भी कर सकते हैं। यहाँ तालाब अपने आसपास की नदियां या अन्य तालाबों से मुक्त ही स्थापित रहता है। इस प्रकार का यह एक तंत्र जिसमें एक समुदाय के समस्त जीव व इनसे अंतःक्रिया करने वाले समृद्ध अजैविक घटक शामिल हों, पारितंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम कहलाती हैं। ऐसा नहीं है कि ओइकस होम सिस्टम आप आसपास के वातावरण से आइसोलेट होते हैं तथा ऊर्जा और पदार्थ इनके बाहर आते या जाता न हो, परंतु फिर भी यह निश्चित सीमाओं वाला एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। देखो मित्रों, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बात समझनी है कि एक इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि इकोसिस्टम ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम। तो देखो, हमें ये तो ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, यानी आपस में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये ऊर्जा के लिए तो ओपन होता है, क्योंकि सनलाइट से, स्पेस से एनर्जी आती है और रिफ्लेक्ट होकर के जा सकती है। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन साइकिल है, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, आप आगे पढ़ेंगे, उनके लिए ये क्लोज सिस्टम होता है। तो ये चीजें आपको आगे समझ में आएगी। आप अभी एक बात समझ लो कि एक पानी की जो बूंद है, वाटर ड्रॉप है, वो सबसे छोटा इकोसिस्टम है। कैसे? क्योंकि वाटर ड्रॉप के अंदर जो H2O वाटर है और जो उसमें ऑक्सीजन है, वो तो अजैविक घटक है, लेकिन अगर उसमें माइक्रोब्स भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, उनके सीड्स भी हो सकती हैं, तो वो जैविक घटक है। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर के इकोसिस्टम कहलाती है। तो सबसे छोटा इकोसिस्टम एक पानी की बूंद हो सकती है। एक इकोसिस्टम के समस्त घटक एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ पारिस्थितिकी विज्ञों पारिस्थितिकी के परितंत्र का अध्ययन इकोलॉजी की स्टडी ही इकोसिस्टम कहना पसंद करती है। इकोसिस्टम नाम 1935 में टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम मिलकर एक विशाल इकोस्फीयर बनाते हैं, और इकोस्फीयर और इकोसिस्टम एक ही बात है। तो यहाँ एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि इकोसिस्टम नाम किसने दिया, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। 1935 में एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम दिया है। हैबिटाट और निक क्या चीज होती है? हैबिटाट एक लैटिन वर्ड है, टू लिव। पारिस्थितिकी व जैविकी में बहुधा प्रयुक्त होने वाला शब्द है। और यह हैबिटाट एक ऐसा स्थान है जहाँ जाति का जीव साधारणतया पाए जाते हैं। इस प्रकार चीते का आवास स्थल जंगल, घने जंगल न होकर खुले मैदान है। ओरंगटाउन का जो हैबिटाट है वो घने वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति वह आवास हैबिटाट कहा जाता है, जैसे फ्रेश वाटर हैबिटाट, जैसे ग्रासलैंड हैबिटाट। इस प्रकार पर्यावरण में नाना प्रकार के जंतु, वनस्पति पाई जाती है।
सवाना में जिराफ, चीता, सिंह, हिरण, लोमड़ी, लकड़बग्घे, हाथी, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, परंतु सभी एक सा कार्य नहीं करते हैं। यदि हम यह भी स्पष्ट हो कि किसी हैबिटाट में जीव की क्या भूमिका है, इसकी सूचना इकोलॉजिकल निक दर्शाता है। तो इकोलॉजिकल निक क्या होता है, गर्नेल ने इसका क्या कंसेप्ट दिया है, वो आगे की क्लासेस में आप और समझेंगे। निक का प्रयोग 1917 में जेसप गर्नेल ने दिया था। ये माइक्रो हैबिटाट होते हैं। गाउस ने कोई भी दो जातियां एक स्थान पर तो रह सकती है, लेकिन उनके निक अलग होंगे। उदाहरण इस प्रकार, एक ही स्थान पर पाई जाने वाली निकटवर्ती जातियों की मेनाएं भिन्न परितंत्र के भिन्न प्रकार के खाद्य और अजैविक संसाधनों का उपभोग करती हैं। बैंक मैना जहां मानव के अधिक निकट घूमकर उनके द्वारा छोड़े गए पदार्थों को स्कैवेंजर के रूप में खाती है, वहीं कॉमन मैना जमीन के अंदर मौत कीड़े मकोड़ों को खाती है। पाइड मैना अपेक्षाकृत नम इलाके, नाले, बिखरे पानी, आसपास मिलने वाले भोजन जीवन यापन करती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि निक इस प्रकार जीव का कार्य आवास दोनों का सूचक है। ये सब आप आगे की क्लासेस में और जानेंगे।